गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर स्टार्ट किए थे और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर में कैपेसिटी क्या होती है और उसके डायमेंशन उसका क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं, इन चीज़ों की पढ़ाई हम लोग कर चुके थे। ठीक है। और नोट में हम लोग जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे थे उसमें एक जनरल सी बात है, उसको आप ज़रा समझ लें। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी का फार्मूला है Q बाई वी। Q बाई वी ये नोट में 5वां पॉइंट है। जैसे नोट में 1 2 3 4 पॉइंट करके हम कुछ बता रहे थे, छोटी छोटी बातें, उसी में से एक ये समझने की चीज़ है जिसका यूज आपको डेरिवेशन में मिलेगा, डेरिवेशन में जिसका यूज पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने बताया था C = Q बाई वी। यहां पर जो V है इसे आप पोटेंशियल भी कहेंगे और इसे आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे। कब आपको इस V को पोटेंशियल कहना है और कब इस V को पोटेंशियल डिफरेंस कहना है, ये याद रखिएगा, तभी इस चैप्टर के डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। जब कोई कंडक्टर आइसोलेटेड हो, अकेला हो, एक कंडक्टर हो, उसकी कैपेसिटी निकालनी हो, तब इस फार्मूले को पढ़ेंगे। कैपेसिटी = चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तब V पोटेंशियल होगा, V को पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए कि यदि कोई कंडक्टर आइसोलेटेड है, अकेला है, उसकी कैपेसिटी आपको निकालनी हो, तो ऐसे केस में इस फार्मूले को पढ़ेंगे। C = Q बाई V को कैपेसिटी = चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तब V पोटेंशियल होगा। लेकिन यदि कोई कंडक्टर अकेला ना होकर दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ कोई सिस्टम दिया जाए और कहा जाए कि सिस्टम की कैपेसिटी बताइए, तब ऐसे केस में भी कैपेसिटी का फार्मूला यही लगेगा। बस तब हो जाएगा C = Q बाई V को पढ़ेंगे कैपेसिटी = चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक बात याद रखिएगा विशेष तौर पर, क्लियर, कि यदि आइसोलेटेड कंडक्टर है तब कैपेसिटी = चार्ज अपॉन पोटेंशियल बोलेंगे। जब दो कंडक्टर का कोई सिस्टम है और उसकी कैपेसिटी निकालनी हो, तब यहां पढ़ेंगे कैपेसिटी = चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में कहां पे पोटेंशियल बोलेंगे, कहां पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। एक दूसरी बात, इसको डेरिवेशन के समय याद रखिएगा। जब इस चैप्टर में जब फार्मूलाज का डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर ये बात ब्रेन में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि जब भी किसी कंडक्टर या किसी सिस्टम की कैपेसिटी निकालनी हो, तो केवल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए, कैपेसिटी आसानी से निकल जाएगी। यानी किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर या किसी सिस्टम की कैपेसिटी जब भी निकालनी हो, तो आप केवल पहले पोटेंशियल उस कंडक्टर का, या यदि सिस्टम है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ एक दिमाग में रखना कि किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी निकालनी होगी तो हमें उस सिस्टम का या उस कंडक्टर का पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब नई हेडिंग जो हम आपको बताए थे, उस नई हेडिंग को आप नोट कर लें। नई हेडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी नई हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। यदि कोई
चार्ज कंडक्टर है या कोई कंडक्टर है जिसको चार्ज किया गया है, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, किस एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इसी से रिलेटेड चर्चा इस हेडिंग में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक बात बता दूं कि यदि कोई कंडक्टर आपको दिया गया और कहा गया कि आप इस कंडक्टर को चार्ज कीजिए, तो जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, चाहे जैसे भी चार्ज कीजिए, यदि इस कंडक्टर को आप चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग के प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंसी को कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है, और एक्सटर्नल एजेंसी कंडक्टर को चार्ज करने में जितना वर्क करती है, उसी वर्क के कारण और उसी वर्क के इक्वल एनर्जी कंडक्टर में स्टोर हो जाती है, जिसे हम चार्ज्ड कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी in the process of charging of conductor is called electric potential energy of charged conductor। यानी किसी कंडक्टर को यदि आप चार्ज करते हो तो चार्जिंग के प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंसी को जितना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क एनर्जी के रूप में कंडक्टर में स्टोर हो जाता है। इसलिए कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी न्यूमेरिकली एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा किए गए वर्क की इक्वल होती है। इसलिए किसी चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हम लोग इसी वर्क के टर्म में बताते हैं। तो यदि कोई पूछे कि किसी चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझते हो, तो आप ये डेफिनेशन बता दीजिए, और किसी चार्ज कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है तो भी आपको समझा दिया गया, ये आप बता सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि यदि किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के चाहे जिस भी मेथड से चार्ज करेंगे, चार्जिंग के प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंसी जो भी हो चार्ज करने वाली, उसे कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है, और उसी वर्क के कारण उसी वर्क के इक्वल एनर्जी कंडक्टर में स्टोर हो जाती है। उसी स्टोर्ड एनर्जी को चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब किसी चार्ज कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका डेरिवेशन आप कई तरह से कर सकते हो। जैसे एक डिफरेंशियल मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, और एक सिंपल मेथड भी है। तो तीन मेथड है, आप तीनों में से किसी से भी चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि ये डेरिवेशन ग्राफ मेथड से करा दें। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डाल लें आप, डिटर्मिनेशन of electric potential energy of a charged conductor। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मान लीजिए आपको एक कंडक्टर दिया गया और ये कंडक्टर न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है,
तो अनचार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनिशियल पोटेंशियल 0 है और इनिशियल चार्ज भी इस पे 0 है। मैंने आपको कई बार एक चीज़ बताया है कि यदि कोई कंडक्टर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका पोटेंशियल भी 0 होगा। और यदि किसी कंडक्टर पर ज्यों ज्यों पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाते जाएंगे, तो जिस रेशियो में आप किसी कंडक्टर पे चार्ज बढ़ाते जाएंगे, कंडक्टर का पोटेंशियल भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कंडक्टर का इनिशियल पोटेंशियल 0 है, कंडक्टर पर इनिशियल चार्ज 0 है। अब हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा इस कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा इस कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं, तो जो जो कंडक्टर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, कंडक्टर का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। और कंडक्टर पे जब जो चार्ज बढ़ता जाएगा, कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मान लीजिए हमने कंडक्टर पे फाइनली चार्ज स्टोर कर दिया Q, और Q चार्ज स्टोर करने के कारण कंडक्टर का पोटेंशियल हो गया V। यानी ये जो कंडक्टर हमने लिया था, इस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, इनिशियल पोटेंशियल 0 था। लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कंडक्टर को जब हम चार्ज किए, तो जो जो कंडक्टर पे चार्ज बढ़ता गया, कंडक्टर का पोटेंशियल भी बढ़ता गया। जैसा आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर पे जब चार्ज बढ़ता जाएगा, तो उसका पोटेंशियल भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। और कंडक्टर पे हमने एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा चार्ज Q स्टोर कर दिया, और Q चार्ज स्टोर करने के कारण कंडक्टर का पोटेंशियल हो गया V। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल और उस पे स्टोर्ड चार्ज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वी नो दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर पे स्टोर किया गया चार्ज उसके और उसका पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जिस रेशियो में चार्ज बढ़ाओगे, पोटेंशियल भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो जब कंडक्टर का चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटी यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनके बीच यदि हम कर्व ड्रा करेंगे, तो वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास होगा। तो यदि हम इस कंडक्टर के लिए चार्ज और पोटेंशियल के बीच ग्राफ खींचें, तो हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा जो ओरिजिन से पास करेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। If we draw a curve between Q and V for conductor, the कर्व वे भी, यदि हम कंडक्टर के लिए चार्ज और पोटेंशियल के बीच कर्व ड्रा करें, तो हमारा कर्व बताया हमने कि स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। इस एक्सिस पर हमने चार्ज ले लिया और इस एक्सिस पर हमने पोटेंशियल ले लिया। देखिए एक बात यहाँ पर, एक आध बच्चे बड़ी छोटी छोटी चीज पूछते हैं। जब भी दो क्वांटिटी के बीच कर्व ड्रा करना हो, तो किसी भी क्वांटिटी को किसी भी एक्सिस पर ले सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। लेकिन जनरली मैथमेटिक्स में जो क्वांटिटी हम वैरी करते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको सुविधा के लिए एक्स एक्सिस की जगह यूज किया जाता है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारी मर्जी से नहीं बदलता, उसको जनरली वाई एक्सिस पर लेते हैं। एक सामान्य तौर पे सुविधा के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इस पर हमने इसीलिए चार्ज लिया, क्योंकि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं, तो कंडक्टर पे चार्ज कितना स्टोर होता जाएगा ये हमारी मर्जी से चार्ज चेंज हो रहा है, इसलिए उसको जनरली हम एक्स एक्सिस पर ले लिए। और जो जो चार्ज चेंज होता जाएगा, पोटेंशियल अपने आप चेंज होता जाएगा, उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है, इसलिए उसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे। अब इन चार्ज और पोटेंशियल के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा और जो ओरिजिन से पास करेगा। मान लीजिए ग्राफ OA हो गया। अब कंडक्टर को
मैक्सिमम Q चार्ज दिया गया और कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल V है, इसलिए कंडक्टर पर फाइनल चार्ज Q और कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल V। अब इस कंडक्टर को चार्ज करने में एक्सटर्नल एजेंसी को कितना वर्क करना पड़ा निकालना हो, तो पोटेंशियल और चार्ज एक्सिस के बीच जो एरिया आ रही है, जो रीजन आ रहा है, उसी रीजन की एरिया निकाल दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंडक्टर को चार्ज करने में एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा कितना वर्क किया गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी in the process of charging will तो यहां से आप ग्राफ से यदि वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा एरिया enclosed between curve, area enclosed between curve and charge axis। यानी कंडक्टर को चार्ज करने में एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क किया, यदि ग्राफ से निकालना हो तो हमने बताया कि कर्व, ये जो आपका कर्व है OA और ये जो चार्ज एक्सिस है, इसी के बीच की इसी के बीच जो इनक्लोज्ड रीजन है उसी की एरिया निकाल दीजिए। चूंकि कर्व और चार्ज एक्सिस के बीच का रीजन, इस पॉइंट को हम B मान लें, एक ट्रायंगल है, इसलिए यदि वर्क निकालना हो तो इसी ट्रायंगल की एरिया निकालनी पड़ेगी, यानी वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। तो यहाँ लिख सकते हो एरिया ट्रायंगल ABO। अब इस ट्रायंगल की एरिया निकालिए तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस है Q और ये हाइट है V, ये हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। यानी कंडक्टर को चार्ज करने में हमारे द्वारा वर्क हुआ हाफ QV। अब जब कंडक्टर को चार्ज करने में हाफ QV वर्क हुआ तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी कंडक्टर को जब आप चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंसी को जितना वर्क करना पड़ता है उसी वर्क के कारण और उसी वर्क के इक्वल एनर्जी स्टोर होती है। तो चूंकि चार्जिंग के प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया हाफ QV, इसलिए कंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी हाफ QV होगी। देयरफॉर द एनर्जी इज स्टोर्ड इन कंडक्टर एज पोटेंशियल एनर्जी will be half Q, will be half Q। ठीक है, अब आप चाहिए तो थोड़ा इसकी शक्ल सूरत चेंज कर सकते हैं। इस फार्मूले को थोड़ा और चाहें तो इसके दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चूंकि आप जानते हो Q इज इक्वल टू होता है CV, तो यदि यही Q की वैल्यू CV यदि यहाँ हम रख दें तब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा हाफ CV²। तो इससे भी किसी चार्ज कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। आप ये भी जानते हो Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। तो V इज इक्वल टू Q/C, यदि V की जगह Q/C हम यहाँ पुट कर दें तब ये फार्मूला हो जाएगा U इज इक्वल टू हाफ Q²/C। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के भीतर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, यदि हमें निकालना हो तो हम इन तीनों फार्मूलाज में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कंडक्टर पे स्टोर चार्ज और कंडक्टर का पोटेंशियल दिया हो
तब पोटेंशियल एनर्जी इससे निकाला जाएगा। यदि कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ गया जिसमें कंडक्टर की कैपेसिटी और कंडक्टर का पोटेंशियल दिया हो तो इससे निकालना, और यदि किसी कंडक्टर पे कितना चार्ज है और कैपेसिटी कितनी दिया हो इससे निकालना। यानी तीनों फार्मूले कमोबेश एक ही हैं, तीनों में से किसी का यूज पोटेंशियल एनर्जी निकालने में कर सकते हो। अब कौन सा यूज करोगे डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये याद रखिएगा कि किसी कंडक्टर को यदि चार्ज किया गया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, निश्चित रूप से होगी। कितनी होगी उसका फार्मूला बता दिया गया, और क्यों होगी ये भी हमने आपको बता दिया। अब यहां पर एक सवाल उठता है, इसको ध्यान से देखें। जैसे आपको हमने बताया है पहले पिछले चैप्टर में कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन चार्ज, वी क्यू, या इसको क्यू भी लिख सकते हो। तो ये फार्मूला ये बता रहा है कि यदि किसी कंडक्टर को आप चार्ज करते हो तो चार्ज करने में कुल वर्क होता है वी क्यू या क्यू वी। ये समझो, ये फार्मूला पढ़े हो। इस फार्मूला से तो ये साफ है कि यदि आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो कंडक्टर को चार्ज करने में आप द्वारा वर्क होगा क्यू वी। तो जब कंडक्टर को चार्ज करने में हमारे द्वारा वर्क क्यू वी होगा तो निश्चित रूप से कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी भी क्यू ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी इस हेडिंग के डेफिनेशन हमने बताया है कि किसी कंडक्टर को यदि आप चार्ज कर रहे हो तो चार्जिंग के प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंसी जितना वर्क करती है उसी वर्क के इक्वल एनर्जी कंडक्टर में स्टोर हो जाती है। यानी एक्सटर्नल एजेंसी चार्जिंग के प्रोसेस में जो वर्क करेगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, ऐसा मैंने बताया। लेकिन जब यहां से आप इस फार्मूले से डिस्कशन करेंगे आप, तो हम ये फार्मूला बताए हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो यहां से जो फार्मूला आ रहा है कि किसी कंडक्टर को चार्ज करने में हमारे द्वारा वर्क हुआ क्यू भी वर्क हुआ, और जब क्यू भी वर्क हुआ तो इसका मतलब कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी भी क्यू ही होनी चाहिए। जबकि अभी हमने कैलकुलेट किया है कि कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ क्यू भी। ये एक यहां पर आपको थोड़ा उल्टा सीधा लगेगा, इसलिए यहां पर हम बता दे रहे हैं कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर को चार्ज करने में वर्क डन होता है क्यू भी। तो इस हिसाब से कंडक्टर में एनर्जी भी स्टोर होनी चाहिए क्यू भी। लेकिन जब मैंने कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी अभी कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है हाफ क्यू भी। तो वर्क हुआ क्यू भी और एनर्जी हुई स्टोर हाफ क्यू भी। जबकि डेफिनेशन बताया गया कि कंडक्टर को चार्ज करने में जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन यहां पर वर्क हुआ क्यू भी, एनर्जी स्टोर हुई हाफ क्यू। तो पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी वजह क्या है। तो इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बहुत डिटेल में न जाकर। यदि आपसे कोई इस तरह का सवाल करे कि किसी कंडक्टर को चार्ज करने में हम वर्क करते हैं क्यू भी, लेकिन कंडक्टर में जब स्टोर्ड एनर्जी निकालते हैं तो हाफ क्यू भी आता है, यानी जितना वर्क किया उसका 50% एनर्जी ही कंडक्टर में स्टोर होती है, ऐसा क्यों? तो उसका एक लाइन में सीधा जवाब दीजिएगा कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के प्रोसेस में हमारे द्वारा जो वर्क होता है उसका 50% हीट के फॉर्म में चेंज हो जाता है और लॉस हो जाता है। किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो जितना टोटल एजेंसी वर्क करती है उसका 50% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और वो वेस्ट हो जाती है, और 50% ही एनर्जी कंडक्टर के भीतर स्टोर रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप मोबाइल चार्ज कीजिए या किसी कंडक्टर को चार्ज कीजिए तो गर्म हो जाती है मोबाइल। उसके पीछे वजह यही है कि चार्जिंग के प्रोसेस में जितना वर्क हुआ उसका 50% हीट में कन्वर्ट हो गया, 50% स्टोर हुआ। यही वजह है कि हम वर्क करते हैं क्यू भी, लेकिन कंडक्टर में स्टोर होता है इसका आधा हाफ क्यू भी, और आधा 50% हीट के रूप में लॉस हो जाता है। तो इसको एक नोट में आप डबल इन्वर्टेड कामा में जरूर अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा
कि किसी कंडक्टर को चार्ज करने में वर्क होता है क्यों ही, लेकिन एनर्जी स्टोर होती है हाफ क्यू ही, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब हमने बता दिया। या हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। या इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए। We know that the work done in the process of charging is QV, but the energy is stored in conductor is half QV. Explain why. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हमने समझा दिया है, अपने लैंग्वेज में इसका आंसर लिखिए। अब इस चैप्टर की नई हेडिंग लिखिए, कंडेंसर या कैपेसिटर। दोनों एक ही चीज है। पुराना नाम कंडेंसर था और इसी का नया नाम कैपेसिटर है। जैसे आप घरों में अपने पंखे उंखे में कंडेंसर लगा हुआ देखते हैं, बहुत ज़्यादा सारी जगह कंडेंसर लगभग यूज किया जाता है। तो पंखे उंखे में जो कंडेंसर लगता है उसी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो कंडेंसर पुराना नाम था, नया नाम इसका कैपेसिटर है, दोनों एक ही चीज़ है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कंडेंसर है क्या, तो इसको आप कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी जनरली आपसे रास्ते चलते कोई पूछ दे कि व्हाट इज कंडेंसर, तो आप कंडेंसर को का डेफिनेशन कई तरह से दे सकते हो। जैसे एक दो हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे कोई पूछे कंडेंसर है क्या, तो आप बता दीजिए कि वह सिस्टम जिसमें वेरी स्मॉल स्पेस में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज किया जा सकता है, ऐसे सिस्टम को कंडेंसर कहते हैं। ठीक, तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत छोटी जगह में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज किया जा सके, ऐसे सिस्टम को कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हो। दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंडेंसर या कैपेसिटर वो सिस्टम है जिसमें किसी कंडक्टर के शेप और साइज में बिना चेंज किए उसकी कैपेसिटी को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सके, ऐसे सिस्टम को हम कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। तो आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो या दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन हम लिख देते हैं, ए सिस्टम in which very large amount of electric energy can be stored in very small space called capacitor or condenser। वह सिस्टम जिसमें बहुत कम स्पेस में, बहुत थोड़ी जगह में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज किया जा सके, ऐसे सिस्टम को हम कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। एक डेफिनेशन ये। दूसरा डेफिनेशन एक बार फिर सुन लें, कंडेंसर या कैपेसिटर होता क्या है, इसका एक दूसरा डेफिनेशन सुन लीजिए कि वह सिस्टम जिसमें किसी कंडक्टर के शेप और साइज में बिना चेंज किए उसकी कैपेसिटी पर्याप्त रूप से बढ़ाई जा सके,
ऐसे सिस्टम को कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे लिखिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन शेप के आधार पर यदि कैपेसिटर का क्लासिफिकेशन किया जाए तो कैपेसिटर सिर्फ 3 तरह के मिलेंगे आपको। तो यहां पर आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन शेप द कैपेसिटर्स आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। शेप के बेस पर यदि कैपेसिटर का क्लासिफिकेशन किया जाए तो कैपेसिटर 3 तरह के होते हैं। फिर एक बार बता दूं, कैपेसिटर तो और बहुत सारे तरह के होते हैं, बहुत सारा नाम आप आगे पढ़ोगे, पेपर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन पर मत जाइए। शेप के बेस पर यदि कैपेसिटर का क्लासिफिकेशन होगा तो कैपेसिटर सिर्फ 3 तरह के होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो शेप के बेस पर यदि देखा जाए तो कैपेसिटर 3 तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंदी हेडिंग है। और एक बात और, कुछ बच्चों ने हमसे जो क्वेश्चन पूछे थे पिछले सैटरडे को, तबीयत खराब होने के कारण बता नहीं पाए, एक वीडियो बना, क्योंकि क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर दे देंगे, उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एक वीडियो बना करके केवल न्यूमेरिकल का कल इसी वीडियो के साथ आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, पढ़ाई में क्या डिफ़िकल्टीज हैं या पढ़ाई इजी लग, अब चूँकि ऑफलाइन पढ़ाई में तो ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपको टीचिंग में कैसा लगा, आपका सजेशन क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो भी न्यूमेरिकल आप लोग पूछे हो, एक बढ़िया वीडियो में समझा करके सारे न्यूमेरिकल हम इसी के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू बच्चों।